नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज सोनी। ऐसे ही मेरे दिमाग में विचार आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के लिए ऐसी कौन-सी विपरीत परिस्थितियाँ बन जाती है जिसकी वजह से वो हमेशा ही प्रैक्टिस में पीछे रह जाते हैं या फिर अ, पेशेंट को प्रॉपर क्योर नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे प्रैक्टिशनर ग्रुप से मैं जैसे अटैच हूँ और ज़्यादातर उनके कमेंट वगैरह अगर देखता हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि या तो डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाता या डायग्नोसिस कर भी लें तो मेडिसिन्स का चुनाव करने में बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स चूक जाते हैं। चूक भी जाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर डोज़ोलॉजी उनके समझ में नहीं आती है। तो मैं अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको मैंने अभी तक के बार-बार प्रैक्टिस के दौरान अनुभव किए हैं, वो आपके लिए बताना चाहूँगा कि उस उन अनुभव के आधार पे अगर आप भी वैसे ही कुछ अगर प्रैक्टिस करें और एक्चुअल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी जैसे इलेक्ट्रो शब्द उसमें अटैच किया गया है ना, इलेक्ट्रो से तात्पर्य विद्युतीय शक्ति, तो वैसे ही चमत्कारिक प्रभाव मिलते हैं। अभी तक के ज़्यादातर जितने भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विषय में कहते हैं, तो सामान्यतः मेरा अनुभव ये बोलता है कि वो जो प्रैक्टिस के विषय में बोलते हैं, उन्होंने किताबों में जो पढ़ा है उसके विषय में ज़्यादा चर्चा होती है। कुछ चुनिंदा प्रैक्टिशनर ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पे आपको बताते हैं। तो ऐसे बहुत कम ही चुनिंदा लोग मिलते हैं। प्राय सभी के मैंने वीडियोस देखे हैं और लेख भी पढ़े हैं, तो उनका मिला-जुला कॉम्बिनेशन में उत्तर होता है। पर्टिकुलर एक उत्तर नहीं होता है कि हाँ, अगर पर्टिकुलर तुमने यही किया तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं मिलता है। और ये इस चीज़ के कारण प्रैक्टिशनर चूक जाता है, जिसको पेटेंट बोल सकते हैं। पेटेंट का तात्पर्य ये होता है कि आपने अगर उस फ़ॉर्मूले को अगर परफेक्ट तौर पे इस्तेमाल किया है, तो परफेक्ट है कि आपको रिस्पॉन्स आएगा। पेटेंट का मतलब ही ये होता है। और ज़्यादातर लोग पेटेंट बना ही नहीं पाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेटेंट बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कमी है। उस चीज़ को अगर करने के लिए अगर जाते हैं, तो समस्या बहुत सारी आती है। अनुभव की समस्या आती है, मेडिसिन्स के सिलेक्शंस की समस्या आती है और सबसे बड़ी समस्या आती है डोज़ की, पोटेंसी की। आप पोटेंसी बोल सकते हो, डोज़ बोल सकते हो, डाइल्यूशंस बोल सकते हो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर अलग-अलग टर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से पोटेंसी बोलना ज़्यादा बेहतर होगा या डाइल्यूशंस, बिल्कुल आप सटीक रूप में बोले तो डाइल्यूशंस भी कह सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है जैसा इलेक्ट्रो होम्योपैथ नाम है, नाम में ही उसकी पूरी परिभाषा छुपी हुई है, उसी प्रकार से उसका प्रभाव भी होता है। इलेक्ट्रो यानी कि बिजली की गति, होम्यो यानी कि मानव शरीर और पैथ यानी कि विधा। इलेक्ट्रो होम्योपैथ यानी कि बिजली की गति से मानव शरीर को क्योर करने की विधा को इलेक्ट्रो होम्योपैथ हम कह सकते हैं। अब बिजली की गति से अगर क्योर होगा कोई, तो आप समझिए कि कितनी तीव्रता से वो ठीक होगा। अच्छा, मेरे प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में मैंने बहुत बार इस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया है और मैं बहुत अचंभित भी होता हूँ और चमत्कारिक रूप से परिणाम भी देखे हैं। और मैं बार-बार जब भी किसी को फ़ॉर्मुलेशन के विषय में जानकारी देता हूँ, तो इस चीज़ को मैं शो करने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं पर्सनल तौर पे एक्सपीरियंस करता हूँ, वो सभी लोग उस चीज़ का एक्सपीरियंस लें और अपने प्रैक्टिस लाइफ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आपका जनमानस तक के उसका प्रभाव मिल सके।
कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा। ज़्यादातर क्या होता है जब हम किसी पेशेंट के ऊपर, एक छोटा सा शॉर्ट सा एग्जाम्पल है, एक्यूट कंडीशन की बात करता हूँ। एक्यूट कंडीशन में आप पेन को एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप फीवर को एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप कॉमन कोल्ड को एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये एक्यूट कंडीशन की आपकी बीमारियां हैं। ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम दूसरी विधाओं में जाते हैं और उसको अगर ट्रीट करते हैं तो कितना समय लेता है। पेन की बात करूं तो पेन को भी रिकवर होने में अगर इंजेक्टेबल इस्तेमाल किया है तो वो कम से कम 30 मिनट का टाइम लेता है, आधे घंटे का टाइम लग जाता है। और अगर फीवर की कंडीशन मानूं तो उसको भी 30 से 45 मिनट का टाइम लग जाता है कंट्रोल में आने में। और कॉमन कोल्ड, कफ, इन सब चीज़ के लिए भी बात कर रहे हैं तो कॉमन कोल्ड तो रिकवर होने में 4-6 घंटे ले लेता है। रिकवर नहीं होता एक्चुअली, मतलब सिम्टम उसके आउट होने में, सिम्टम ही आउट करते हो आप, तो सिम्टम आउट होने में 4-6 घंटे लेता है। और साथ ही साथ अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने फीवर को कंट्रोल किया है विद इन 2 to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट। इतनी सारी विधाओं में आपने इतने सारे डॉक्टर्स के मुंह से सुना है कि आप पेशेंट को ओरली मेडिसिन दें, साथ ही साथ आप पेंट करें, आप कंप्रेस करें। यह सब चीज़ बोलने में वो शब्द की वैल्यू आपको समझ में आएगी, और उसी बिजली की गति से ही उसका रिस्पॉन्स आता है। सामान्यतः इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कहते हैं ना, रस और रक्त की शुद्धि। रस और रक्त की शुद्धि इसी प्रकार से होती है कि उसके न्यूरॉन्स तक के इफेक्ट लेके आते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कोई शरीर में ऐसा कुछ विशेष काम नहीं करता है कि कोई अलग से प्रोटीन डाल रहा है, विटामिन डाल रहा है, या एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन हैं, इस तरीके से नहीं करता है। वो शरीर को ही इस तरीके से कंट्रोल करता है कि आपका जो सिस्टम है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप फीवर की कंडीशन है, उसमें मुख्यतः 2 कंडीशन आपके सामने आती है। सबसे फर्स्ट आती है कि आपका सर्कुलेटरी डिसऑर्डर पैदा होता है, दूसरा नर्वस सिस्टम आपका हाइपर हो जाता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है। तो ये 2 चीज़ को अगर रिकवर कर लिया तो आपका फीवर कंट्रोल हो गया। दिक्कत यही होती है ना, और इस चीज़ के लिए फॉर्मुलेशन आपको करना होता है। सामान्यतः फीवर की कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आर्टरीज पे प्रेशर बनता है, आर्टरीज पे दबाव बना रहता है, आर्टरीज में खून का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आर्टरीज को कंट्रोल कर लोगे आप, आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है कि एंजिटिकोवन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आर्टरीज पे होती है। A1 जो है वो आर्टरीज पे प्रभावी होता है। पढ़ा सबने, बट उपयोग करते समय या तो आप बहुत हेवी डोज दे दोगे, और डिजीज है पॉजिटिव, पॉजिटिव डिजीज में आप हैवी डोज अगर इस्तेमाल करोगे तो कैसे प्रभावी। यहाँ पर नेगेटिव मात्रा को आपको इस्तेमाल करना है, नेगेटिव डोज आपको देना है, नेगेटिव डाइल्यूशंस देने हैं, D6 देना है। देता क्या है D3 D4। ऐसी कंडीशन में पेशेंट कहाँ से रिकवर हुआ। सिंपल सा लॉजिक है ना, कि आपका अगर पेशेंट अगर पॉजिटिव कंडीशन में है तो उसको रेमेडी का जितना विरल कंटेंट जाएगा बॉडी में, उतना आसानी से उसको नर्वस सिस्टम को या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करने में आसानी होगी। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर कोई चीज में बहुत ज्यादा बल है, स्प्रिंग है, टेंशन ज्यादा है, और उस समय पे एक प्रहार और मार दो उस पे, तो उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन और स्पीड से बढ़ जाएगा।
अब उसी तरीके से अगर आपके शरीर में सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, फास्ट फंक्शन हो रहे हैं, और उस पर आपने और तेजी तीव्र मेडिसिन की प्रभाव डाल दिया, तो वो तो और तीव्र हो जाएगा, वो तो रिकवर होगा नहीं। आपको चाहिए क्या उस कंडीशन में कि आप वहाँ पे नेगेटिव डायलूशंस का इस्तेमाल करें, मेडिसिन के विरल कंटेंट जाएं, ताकि वो हर एक कंटेंट अपना धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को रिकवर कर पाए। बहुत छोटा सा एक लॉजिक है, लॉजिक या प्रिंसिपल है इसका, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का प्रिंसिपल है। पढ़ते समय, यूज करते समय गलती करते हैं, फिर बोलते हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, ऐसी बहुत सारी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फीवर के लिए एग्जांपल दिया, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आपको कॉमन कोल्ड है, छोटे बच्चों को कॉमन कोल्ड है, क्या यूज करिएगा आप क्या यूज करेंगे? छोटे बच्चे को कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड भी एक पॉजिटिव सिंबल है, पॉजिटिव डिसीज है, फंक्शन फास्ट हो गए, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है। तो उस कंडीशन में आप क्या अप्लाई करेंगे? उस कंडीशन में आप, पढ़ा हुआ है कि P3 बच्चों पे, औरतों पे काम करता है, पढ़ा हुआ है सब, सबको पता है, पर यूज नहीं करते। P3 इस्तेमाल करिए 6 डाइल्यूशन में, साथ में वर्वन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये वायरल कंडीशन की डिसीज है, इन्फेक्शन वाली। वर्वन का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ A2 का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये सर्कुलेशन को फास्ट कर रहा है, तो उसको रिवर्स लेके जाना है आपको। A2 का इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करिए। ग्रीन का नहीं करना है, ऑलरेडी रिया की कंडीशन है, बहाव बढ़ा हुआ है, आपको स्टॉप करना है। ब्लू इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करिए, 6th डाइल्यूशन में इस्तेमाल करिए, हाफ कप वाटर के साथ इस्तेमाल करिए। आप 2 से 3 डोज में रिकवर नहीं होते तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मेरे तो एक्सपीरियंस है ये सब। तो आज मैं सिर्फ इसी विषय पे चर्चा करने आया था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में मेडिसिन्स को अगर आप प्रॉपर डोज में अगर देते हैं, प्रॉपर मेथड में देते हैं, पेशेंट की कंडीशन को अगर परफेक्ट समझ के देते हैं। एक और एग्जांपल मैंने बोला था, पेन, पेन की कंडीशन में सबको पता है डब्ल्यू बहुत अच्छा काम करता है, कुछ मत करो, आप डब्ल्यू का 4th डाइल्यूशन को हाफ कप वाटर में अगर 10 ड्रॉप अगर डाल के और उसका कंप्रेस कर देते हो, तो आपको तुरंत रिप्लाई हो जाएगा, रिस्पॉन्स हो जाएगा विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं बोलूँगा मैं, सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है, और बड़े भी एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा, पर बने रहे मेरे साथ, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, काफ़ी बड़ी विधा है, और हर समय नया कुछ सीखने को मिलता है, हर समय सीखते रहना होता है। मैं सीख रहा हूँ और सीखते रहूँगा, और बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक प्रैक्टिशनर के लिए ये चुनौती है, हर एक प्रैक्टिशनर इन सब चीज़ों से जूझता है, हर एक प्रैक्टिशनर के लिए फेथ बनाने में मुश्किल होती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ पे विश्वास बनाने में दिक्कत होती है। उसको विश्वास नहीं होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ इस तरीके से भी काम करता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है। आज तक के जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, वो या तो बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ पढ़ा हुआ है, या किया भी है तो इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होते हैं कि वो उस पर अपना फेथ बना पाए। लोगों की उम्र निकल जाती है, लोगों को समय लगता है, काफ़ी समय वो खर्चा करते हैं, तब जाके उनको एक्सपीरियंस गेन होता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में अगर आपके पास में एक्सपीरियंस गेन नहीं है, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं अटकेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है, मेरे वीडियो पे अगर अभी तक के आप बने हुए हैं, तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और कुछ आपको जानकारी चाहिए, मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस जो भी मैं जानता हूँ
आज तक के जितने भी मैंने एक्सपीरियंस किए हैं उन सब को आपको बांटना चाहता हूँ। सब्सक्राइब कर दें चैनल, लाइक शेयर कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं किसी न किसी टॉपिक पे आपसे चर्चा करूँगा, बताऊँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, और आप बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।